आज का हमारा ये जो सेशन रहेगा ये खास करके हिस्ट्री को लेकर रहेगा, इतिहास को लेकर। तो इसको लेकर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले एग्जाम को लेकर कौन कौन सी वैकेंसीज इन दिनों में आ रही है, ठीक है, क्योंकि काफी समय से बच्चे जैसे कि डिमोटिवेट हो चुके हैं कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी आपने देखा होगा लगातार आ रही है। अभी हाल ही में पीसीएस की वैकेंसी आई है, ठीक है। उसके अलावा पंजाब पुलिस की अभी अनाउंसमेंट की गई है और पीएसपीसीएल को लेकर भी पंजाब सरकार ने अनाउंसमेंट की है। इसके अलावा नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है नैब तहसीलदार की जो वैकेंसी है वो भी आ रही है। तो इसलिए हमने जो है वो डिमोटिवेट नहीं होना, अपनी तैयारी को रेगुलर रखना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की मेरा ये मानना है कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो अपनी तैयारी में हमने लगे रहना है, लगातार तैयारी करनी है। और मैं मेरे बारे में बता दूं, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते, मेरा नाम विशेषदीप है। मैं पिछले 8 सालों से जीके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, स्टेट लेवल हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, ठीक है। तो बिना देरी ना की हुई शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो सबसे पहले तो बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि जीके में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेट लेवल के एग्जाम की बात करेंगे। स्टेट लेवल में जो भी एग्जाम होते हैं पंजाब लेवल के, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, पीसीएस है, नैब तहसीलदार है, पीपीएससी है, पटवारी है, पंजाब पुलिस है। तो इसमें जो जीके का सिलेबस है वो क्या क्या हमने कवर करना है। सबसे पहले आता है बेटा इनमें पंजाब जीके, ठीक है। पंजाब जीके के बाद इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री हिंदी में बोलेंगे भारतीय इतिहास। इंडियन हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी। आप पॉलिटी बोल दो या कॉन्स्टिट्यूशन बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो स्टेट के एग्जाम में हमने कवर करने हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, पंजाब जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इसके बाद इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के बाद जर्नल साइंस, और जर्नल साइंस के बाद मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे कि हुज हू, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है। भारत में कौन सी चीज कहां पर है, कौन सा डैम कहां पर है, ठीक है। तो ऐसा जो आएगा वो मिसलेनियस में आएगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता दूं, इंडियन हिस्ट्री में हमने 3 चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें 2 पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। और इसी तरह से अगर इकोनॉमिक्स को देखें, इसमें 2 भाग है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। जर्नल साइंस में 3 पार्ट बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मतलब ये जो सिलेबस है ये आपका पूरा सिलेबस रहता है जीके का, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, पंजाब में पीसीएस दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी में बस पंजाब जीके को आउट कर दो और बाकी जो ये रहेगा ये आपका रहेगा, ठीक है। सिर्फ पंजाब जीके को आउट कर दो और ये आपका जो सिलेबस है वो एसएससी और किसका रहेगा, रेलवे का, ठीक है। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको आपका सिलेबस क्लियर होगा। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। उससे पहले मैं देख लूं कौन कौन बच्चे ऑनलाइन हो चुके हैं, थोड़े से आपकी भी मैं चैट वगैरह देख लूं, क्या बच्चे मैसेज डाल रहे हैं। मनप्रीत बराड़, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अनु धालीवाल, गुड इवनिंग। हरमनप्रीत, गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर की, मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। सबसे पहले देखो हिस्ट्री में क्या होता है। हिस्ट्री में सबसे मेन चीज होती है बेटा डेट, यानी कि तारीख, ठीक है।
अगर हमें तारीख याद है, डेट याद है, तो याद रखना हिस्ट्री पूरे का पूरा याद हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको गारंटी देता हूं, आप सिर्फ पहली 2 क्लासें रेगुलर लगा लो। अगर आपने पहली 2 क्लासें रेगुलर लगा ली, उसके बाद आपको हिस्ट्री पूरे का पूरा समझ आएगा और हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बन जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेडिवल हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेडिवल हिस्ट्री से। याद रखना आपने, मध्यकालीन भारत से बहुत क्वेश्चन आते हैं और उसमें हमने जो मेन बात देखनी है वो क्या देखनी है, तारीख यानी कि डेट्स। और सिर्फ आपने लेक्चर को सुनना है और उसके बाद आप ये समझो आपकी हिस्ट्री कवर, ये मेरी गारंटी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और हम यहां देखेंगे कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत है, हिस्ट्री मैं बाइलिंगुअल चलूंगा और कहीं अगर आपको समझ में ना आए तो पंजाबी का यूज भी कर दूंगा, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, एक प्रश्न बनता है कि मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है, कहां से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो याद रखना मेडिवल हिस्ट्री की जो शुरुआत है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 एडी से होती है। कहां से होती है? 712 एडी से इसकी शुरुआत होती है और 1707 एडी में, ठीक है। एडी को हिंदी में बोलोगे ईस्वी, हिंदी में बोलोगे ईस्वी, ठीक है। 712 एडी से मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है और 1707 एडी में ये जाकर खत्म होता है। यानी कि हम पढ़ेंगे 712 से लेकर कहां तक? 1707 तक। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शुरुआत कहां से होगी ये भी ध्यान नोट करना। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मैं बिल्कुल आराम से बोलूंगा, कोई मेरे को जल्दबाजी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत होती है, मोहम्मद बिन कासिम। और खत्म कहां पर होगा मध्यकालीन भारत? औरंगजेब पर, औरंगजेब। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत करेंगे और मेडिवल हिस्ट्री का एंड यानी कि अंत कहां पर करेंगे? औरंगजेब पर। 712 एडी से शुरुआत करेंगे और खत्म कहां पर करेंगे? 1707 एडी पर, ठीक है। तो बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है। एक बार फिर से, तो फिर आगे बढ़ते हैं 712 से लेकर 1707 तक। अब हम शुरुआत करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये किन कारणों से भारत में आया था? क्या ऐसे रीजन थे जो इसको इंडिया पर अटैक करना पड़ा, भारत पर आक्रमण करना पड़ा? तो उसके लिए हम समझेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल। क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ भारत पर अटैक करने वाला पहला मुसलमान कौन था, या मुस्लिम शासक या मुस्लिम रूलर कौन था। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इस्लाम की, इस्लाम क्या है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस्लाम से। इस्लाम, ठीक है। इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में माना जाता है वन गॉड, वन गॉड यानी कि एकेश्वरवाद। जे आप पंजाबी च गल करिए तो एक रब, इको ही रब, ठीक है। इस्लाम यानी कि वन गॉड, वो एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, वन गॉड में विश्वास रखते हैं, ऐसा जिसका ना तो जन्म है, ना मरण है, ना वो आदि है, ना वो अनंत है, ना वो दिखाई देता है। तो इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एकेश्वरवाद यानी कि वन गॉड। जे पंजाबी च आप गल करिए तो इको रब, इको रब, ठीक है। आगे गल समझे, जिन्हों आप आखांगे निरंकार, निरंकार, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल है इस्लाम का वन गॉड यानी कि एकेश्वरवाद। और
इस्लाम में उस वन गॉड को कहा जाता है अल्लाह। उस वन गॉड को क्या कहा जाता है? अल्लाह कहा जाता है। वन गॉड को क्या कहा जाता है? अल्लाह कहा जाता है, जिन्हों आप पंजाबी च आखते हैं रब। ठीक है, उस वन गॉड को कहा जाता है अल्लाह, या फिर कहा जाता है खुदा। अल्लाह या फिर क्या कहा जाता है? खुदा। अब ध्यान से नोट करना, जो मैं आपको नोट करवाऊंगा, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। क्वेश्चन ये आया था कि अल्लाह किस भाषा का शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है अल्लाह? तो याद रखना, अल्लाह अरेबिक भाषा का शब्द है। अरेबिक या अरेबियन, हिंदी में अरेबियन। अल्लाह अरेबिक भाषा का शब्द है, यानी कि अरेबियन। और वहीं पर अगर बात की जाए खुदा, क्योंकि ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि खुदा किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना खुदा पर्शियन भाषा का शब्द है। पर्शियन, इसको आप हिंदी में लिखोगे पारसी। क्लियर है यहां तक? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल है वन गॉड, यानी कि एकेश्वरवाद, इको एक रब, जिसे कहा जाता है अल्लाह। और अल्लाह किस भाषा का शब्द है? अरेबिक भाषा, यानी कि अरेबियन भाषा का शब्द है। या फिर उस अल्लाह को क्या कहा जाता है? खुदा। और खुदा किस भाषा का शब्द है? पर्शियन भाषा का शब्द है, पारसी भाषा का शब्द है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इस्लाम को जो मानता है, इस्लाम को जो मानता है, उसे 5 प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। 5 बेसिक प्रिंसिपल, 5 बेसिक प्रिंसिपल, हिंदी में 5 सिद्धांत, उसे फॉलो करने पड़ते हैं। 5 बेसिक प्रिंसिपल यानी कि 5 सिद्धांत, जिनमें पहला सिद्धांत है कलमा। पहला है कलमा। सुना होगा आप लोगों ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो पहला जो सिद्धांत है वो क्या है? कलमा। क्योंकि इस्लाम में कितने प्रिंसिपल है? 5 बेसिक प्रिंसिपल है, और उन 5 बेसिक प्रिंसिपल में से पहला जो प्रिंसिपल है वो है कलमा, जिसे बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जैसे हिंदुओं में ओम नमः शिवाय, या फिर जो आप पंजाबी से गल करिए जैसे कि हम अपने वाहे गुरु को याद करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम में क्या है? कलमा। सेकंड है 5 टाइम नमाज। 5 टाइम नमाज, यानी कि दिन में 5 बार नमाज अदा करना। एक सच्चा मुसलमान जो इस्लाम को फॉलो करेगा, वो दिन में कितनी बार नमाज अदा करेगा? 5 बार, यानी कि 5 टाइम। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है, तीसरा प्रिंसिपल रोजा। तो वो रोजा रखेगा। रोजा आप सभी ने सुना होगा। पहला प्रिंसिपल कलमा, दूसरा प्रिंसिपल 5 टाइम नमाज, और जो तीसरा प्रिंसिपल है, जो थर्ड प्रिंसिपल है, वो क्या है? रोजा। और फोर्थ प्रिंसिपल हज यात्रा। एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज यात्रा करेगा। 2 शहरों की हज यात्रा होती है, एक मक्का और एक मदीना। एक मक्का और दूसरा है मदीना। क्लियर है? और 5वां बेसिक प्रिंसिपल है ज़कात। जिस तरह से हम अपने दसवंध निकालते हैं, उसी तरह से इस्लाम में ज़कात निकाला जाता है। ठीक है, तो वो अपनी जो टोटल इनकम है उसका कुछ परसेंट जो है ज़कात के रूप में निकालेगा। ये ज़कात टोटल इनकम का 1/40 तक हो सकता है। टोटल इनकम का 1/40 तक हो सकता है। तो आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। ये इस्लाम के 5 बेसिक प्रिंसिपल है, 5 बेसिक प्रिंसिपल है।
ठीक है, जिसमें सबसे पहले है कलमा, उसके बाद है 5 टाइम नमाज, फिर है रोजा, फिर है हज, और हज के बाद है जकात। क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल स्लो स्लो आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल स्लो स्टडी करवाऊंगा। आपने चीजों को समझना है, भागना नहीं है। आपने एक बार नोट्स भी नहीं बनाने, आपने सिर्फ मेरी वीडियो को देखना है। जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद वीडियो आपके पास है, फिर से इसको चला लेना और फिर से चला के इसकी नोट्स बना लेना, ठीक है। और जब मेरे 2 लेक्चर हो जाए, आज और कल की क्लास के, तो इन दोनों लेक्चर की जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा 2 क्लासों के बाद। तो A to Z डिटेल में आपको पीडीएफ मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू। तो टेंशन नहीं लेना, कॉन्सेप्ट्स को आपने आराम से समझना है, बस क्लियर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बात आती है इस्लाम के, हमने बेसिक प्रिंसिपल को जाना। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाउंडर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की स्थापना किसने की? फाउंडर का नाम पूछा जाएगा, फाउंडर को कहा जाएगा संस्थापक, फाउंडर को कहा जाएगा संस्थापक। क्लियर है? तो इस्लाम की जो स्थापना है, इस्लाम के जो फाउंडर है वो है हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब। क्लियर है? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के फाउंडर माने जाते हैं। इन्हीं हजरत मोहम्मद को प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मैं कहीं कहीं अगर प्रॉफिट मोहम्मद बोल दूं तो टेंशन मत लेना, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब को ही कहा जाता है, और हजरत मोहम्मद साहब ही फाउंडर थे किसके? इस्लाम की, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब के अगर बर्थ की बात की जाए, यानी कि जन्म, तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ था। एडी को आप लिखोगे ईस्वी, तो कब हुआ था? 570 एडी में हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा कि कहां पर हुआ था, तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो मुस्लिम है या इस्लाम को जो मानने वाले हैं वो मक्का की यात्रा करते हैं, क्योंकि 570 एडी में मक्का में जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का, जिन्होंने स्थापना की किस धर्म की? इस्लाम धर्म की। फाउंडर माने जाते हैं किसके? इस्लाम के। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। तो ये थे फाउंडर की बात थी, फाउंडर है हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूं। पंजाबी बॉय टीचिंग पंजाबी, ठीक है। ठीक है बेटा। वीडियो रुक रुक के चल रही है, कोई नहीं बेटा, मैं टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी सेट करवाता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, हाँ, यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको धर्म नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो है वो अलग अलग मैसेज डाल रहे हैं, ऐसा है ऐसा है। मैं आपको धर्म नहीं पढ़ा रहा, और ना ही मैं कोई धार्मिक गुरु हूं, और ना ही ये कोई धर्म की क्लास चल रही। मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। तो बस इस बात को आप ध्यान रखना, अगर आपने पेपर पास करना है तो ये डेट्स और ये तारीख याद कर लो। अगर आपने नहीं पास करना तो देखो, धर्म एक ऐसी चीज है जितना मर्जी गहराई में चला जाओ उसका कोई अंत नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप जो कमेंट कर रहे हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं भी ऐसा था वैसा था, वो धार्मिक मामले हैं, और मैं उन धार्मिक मामलों में पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं धार्मिक गुरु नहीं हूं, मैं एक जीके टीचर हूं। जो एग्जाम में आएगा या जो एसएससी पूछ चुका है, ठीक है, जो पंजाबी से गल करिए, जेड़ा पिछले पेपर आ चुके हैं वही मैं तुहानू पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों?
तो मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगा। एग्जाम में अभी तक क्या क्या पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। ठीक है, क्योंकि वो फाउंडर है। अब उन्हें ज्ञान यानी कि जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा अलाइटमेंट, मैं बाइलैंग्वेल पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो अगर अलाइटमेंट की बात की जाए, ज्ञान की प्राप्ति की बात की जाए, तो 610 एडी में 610 एडी में मोहम्मद साहब को अलाइटमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अलाइटमेंट हुआ यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? हीरा नाम की केव्स में, हीरा केव्स में, हीरा नाम की गुफा में, हीरा नाम की गुफा में। ठीक है, तो हीरा नाम की गुफा में इन्हें अलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 610 एडी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इस्लाम कौन सी सेंचुरी में, ठीक है, कौन सी सेंचुरी में, सेंचुरी यानी कि शताब्दी, अगर आपको क्वेश्चन आए कि इस्लाम कौन सी सेंचुरी में, सेंचुरी यानी कि शताब्दी, ठीक है, कौन सी सेंचुरी में आया था, तो याद रखना 7th सेंचुरी में आया था। क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 570 एडी पढ़ रहे हैं, फिर हमने पढ़ा 610 एडी, क्योंकि 610 एडी में अलाइटमेंट हुआ, तो बच्चे 610 एडी के हिसाब से 6th सेंचुरी कई बार टिक कराते हैं। तो याद रखना, कभी भी ये प्रश्न पूछे या क्वेश्चन आपसे पूछे इस्लाम कौन सी सेंचुरी में आया, तो बेटा 7th सेंचुरी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सी सेंचुरी? 7th सेंचुरी। अब इसके आगे बात करते हैं 622 एडी में। ठीक है, 570 में जन्म हुआ, 610 में अलाइटमेंट हुआ, अब कौन सी जो है ईयर आ गया? 622 एडी। 622 एडी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आ गए थे, मक्का टू मदीना, याद रखना। तो ये भी एक प्रश्न बनता है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब आए, तो मक्का से मदीना आए थे 622 एडी में आए। और इनकी इस यात्रा को, इनकी इस ट्रैवलिंग को इस्लाम में कहा जाता है, याद रखना, इस्लाम में इसे कहते हैं हिजारत, हिजारत। इनकी इस ट्रैवलिंग को क्या कहा जाता है? इस्लाम में हिजारत कहा जाता है। क्लियर है? तो मक्का से मदीना कब आए? 622 एडी में आए, और इनकी इस ट्रैवलिंग को कहा जाता है हिजारत। ठीक है, और 622 एडी में ही, 622 एडी में ही क्या शुरू किया? इस्लाम में एक कैलेंडर शुरू किया गया। ठीक है, याद रखना, 622 एडी में मुस्लिम्स ने एक कैलेंडर शुरू किया। उस कैलेंडर का क्या नाम है? उस कैलेंडर का नाम है हिजरी संवत, हिजरी संवत। ठीक है, तो इनके इस कैलेंडर का नाम है हिजरी संवत। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि इनकी यात्रा के लिए या इनकी ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, तो इनकी ट्रैवलिंग की याद में कौन सा कैलेंडर चलाया गया? हिजरी संवत चलाया गया, हिजरी कैलेंडर चलाया गया। कब? 622 एडी में। तो इस्लाम के जो फॉलोवर है या जो इस्लाम को मानने वाले हैं, वो कौन से कैलेंडर को फॉलो करते हैं? हिजरी संवत को फॉलो करते हैं। क्लियर है? आशा करता हूं यहां तक आपको क्लियर होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ की। तो मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ 632 एडी में हुई, 632 एडी में इनकी डेथ हुई। कहां पर हुई? मदीना में हुई। तो इसीलिए इस्लाम में दो सबसे पवित्र स्थल, दो सबसे पवित्र जो है प्लेस माने जाते हैं, एक मक्का और एक मदीना, क्योंकि मक्का में जन्म हुआ और मदीना में उनकी डेथ होगी। अब रियल स्टोरी यहां से स्टार्ट होगी, मेडिवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की। इतना मेरा समझाने का सिर्फ एक ही टारगेट था, एक ही मकसद था कि आपको बेस क्लियर हो जाए, ना कि मेरा टारगेट आपको धर्म पढ़ाना था। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, ठीक है, मैंने टीचर होने के नाते आपको वो चीज बताई है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो क्या हुआ, जब मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ हुई
तो उनके बाद यहां पर ये क्वेश्चन उठा, एक प्रश्न बना कि इनके बाद गद्दी का नेक्स्ट वारिस कौन होगा, इस गद्दी पर कौन बैठेगा। ठीक है, उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ेगी कि गद्दी पर कौन बैठेगा। इस्लाम में कहा जाता है इन्हें खलीफा। खलीफा क्या कहा जाता है, खलीफा। मतलब मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद अगला खलीफा कौन बनेगा, यहां पर एक प्रश्न सामने आया, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहां पर जंग छिड़ेगी किसकी, खलीफा बनने की। ठीक है, खलीफा के लिए दो नाम सामने आते हैं। यहां से आपने पूरा फोकस वीडियो के ऊपर कर देना है, इधर उधर की बातें भूल जानी है, और 2 दिन क्लास ढंग से लगा लेना, तीसरे दिन सारी बातें माइंड में फिट हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से नोट करना कि खलीफा के लिए 2 नाम सामने आएंगे। कितने नाम सामने आएंगे, 2 नाम। पहला नाम आएगा सामने, ध्यान से नोट करना, अली। पहला नाम सामने आएगा अली का। ठीक है, और दूसरा नाम सामने आएगा अबू बकर का। अबू बकर। क्लियर। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद 2 नाम सामने आए खलीफा बनने के लिए, एक नाम अली का और एक नाम अबू बकर का। अली कौन थे, अली मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद थे। दामाद आप समझते होंगे, यानी कि दामाद क्या बनेगा, सन इन लॉ। क्लियर है, सन इन लॉ। ठीक है, तो जो अली थे वो मोहम्मद पैगंबर साहब के क्या थे, दामाद थे। लेकिन ध्यान से नोट करना, ज्यादातर मुस्लिम्स जो थे वो अबू बकर की फेवर में थे। ज्यादातर मुस्लिम किनकी फेवर में थे, अबू बकर की फेवर में थे। आप यह मान सकते हो कि 80% मुस्लिम इनकी फेवर में थे और 20% मुस्लिम इनकी फेवर में थे। ऐसा कोई डाटा हिस्ट्री की बुक में नहीं है कि 80% इनकी फेवर में थे या 20 इनकी फेवर में थे। ठीक है, ये तो मैंने मतलब एक आपको समझाने के लिए बताया है कि मोस्टली जो थे 80% के लगभग वो इनकी फेवर में थे और इनकी फेवर में कम थे। तो नेचुरल सी बात है, जिसकी फेवर में ज्यादा होंगे वो ही अगला क्या बनेगा, वो ही अगला खलीफा बनेगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद अगला खलीफा कौन बना, अबू बकर। गलती से भी अली मत लिख देना, क्योंकि कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि अली दामाद था तो अली बनेगा। ठीक है, अली नहीं बना था, और गलती से भी अली टिक मत कर देना। अबू बकर अगला खलीफा बना, क्योंकि अबू बकर के ज्यादातर क्या थे, अबू बकर के ज्यादातर फॉलोवर्स थे। क्लियर। ठीक है, तो अब मैं आपको सीरियल वाइज लिखाऊंगा कौन कौन खलीफा बना। पहले 4 खलीफा याद रखने हैं, वहीं से प्रश्न बनेगा। पहला खलीफा कौन बना, अबू बकर। मैं शॉर्ट में अबू ही लिख देता हूं। पहला खलीफा बना अबू बकर। सेकंड उमर। सेकंड उमर। थर्ड उस्मान। उस्मान। और फोर्थ अली। फोर्थ कौन, अली। यानी कि जिसे पहले नंबर का खलीफा बनना चाहिए था वो कौन से नंबर का खलीफा बना, 4th नंबर का खलीफा बना। क्लियर। तो अली चौथे नंबर के खलीफा बने थे, पहले नंबर के खलीफा कौन बने, अबू बकर। ठीक है, तो आशा करता हूं यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लग रही है ये भी मैं थोड़ा देख लूं, तो 2 मिनट वेट करूं, मैं आपके थोड़े मैसेज वगैरह पढ़ लूं। यहाँ पर एक बच्चे ने मैसेज किया है कि सर
इतनी एंशियंट हिस्ट्री एग्जाम में नहीं आती। मैंने 3 पंजाब क्लर्क के एग्जाम दिए हैं। बेटा तो ध्यान से सुन लो, मैं भी 8 सालों से जो है जीके ही करवा रहा हूँ। मैं ऐसे जीके नहीं करवाने आया कि आपको मेन मेन बातें बता के चला गया। अगर मैं करवाऊंगा तो A to Z ही करवाऊंगा, A to Z, नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगा। क्लियर सी बात है। जिस भी बच्चे ने मैसेज किया भी इतनी नहीं आती, आप चाहो तो कम पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं करवाऊंगा तो A to Z करवाऊंगा, एक एक चीज करवाऊंगा। अब चाहे एग्जाम में कम आए या ज्यादा आए, मेरा कहने का मतलब है अपनी तैयारी 100% रखो। हमें इस चीज से क्या मतलब एग्जाम में कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। कम आ गया अच्छी बात है, कम कर लेंगे, ज्यादा आ गया ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको A to Z जो डिटेल मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं A to Z डिटेल से ही करवाऊंगा, ठीक है। और एक चीज और सुन लो, अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं ये हिस्ट्री का सिर्फ बेसिक है। अभी मैंने बेसिक शुरू की है, क्लियर है। तो मैं A to Z क्लियर करूंगा। और मैं ये आपको स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं कि हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप कोई मर्जी किताब उठा लेना, कोई मर्जी बुक्स उठा लेना, आपका वो किया होगा क्लास के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे की कहानी को देखते हैं। तो मतलब यहां पर क्या होगा, एक कंट्रोवर्सी शुरू होगी मुस्लिम में, क्योंकि कुछ मुस्लिम्स किसकी फेवर में थे, अबू बकर की, और कुछ मुस्लिम इसकी फेवर में थे, तो ध्यान से नोट करना, अली की। अली की फेवर में 20% मैंने बताया और इनकी फेवर में 80%। मतलब मैंने एक वैसे ही डाटा दिया है कि अबू बकर की फेवर में ज्यादा मुस्लिम थे, ठीक है। तो याद रखना, जो मुस्लिम अबू बकर की फेवर में गए उन्हें बोला गया सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम। और जो अली की फेवर में गए उन्हें बोला गया शिया मुस्लिम। यानी कि इस प्रकार से मुसलमानों में 2 संप्रदाय, 2 धड़े बन गए, एक शिया और एक कौन सा, सुन्नी। क्लियर है। तो शिया और सुन्नी, जो अबू बकर की फेवर में गए वो सुन्नी कहलाए, और जो अली के फेवर में आए वो क्या कहलाए, शिया कहलाए। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि खलीफा क्या होता है, और मेरा मेन मकसद यही था खलीफा बताना कि खलीफा है क्या, व्हाट इज खलीफा। इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल बताई कि खलीफा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। समय बीतता गया, टाइम आगे जाता गया, और टाइम के बाद आया 712 एडी, जहां से मैंने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम। 712 एडी में खलीफा था अल हजाज। ध्यान से नोट करना, अल हजाज, अल हजाज, ठीक है। क्योंकि खलीफा आगे बढ़ते गए, एक के बाद एक नए खलीफा बनते गए, और 712 ईडी में खलीफा कौन बना, अल हजाज। तो इसलिए मैंने बताया कि खलीफा कौन है। मैं स्टार्टिंग में डायरेक्ट खलीफा बोल देता तो शायद आपको समझ में ना आता कि खलीफा क्या है। तो 712 ईडी में खलीफा बना अल हजाज, और इस अल हजाज का एक था सेनापति। सेनापति बोलो तो आप बोल दो जनरल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इस अल हजाज का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज कौन था, खलीफा था। अब अल हजाज का सेनापति भारत में क्यों आएगा, किन कारणों से वो अटैक करेगा, क्या रीजन था कि उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया, ठीक है। इसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों का काफी ये व्यू आ रहे हैं कि सर टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। तो कोई बात नहीं बच्चों, कल मैं इसे पूरा सोल्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मेरे घर से क्लास ले रहा हूँ। हो सकता है कुछ टेक्निकल रीजन हो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो, ठीक है। क्षमा चाहूंगा मैं इसके लिए, सॉरी अगर टेक्निकल आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि क्या रीजन था, क्या कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया। तो इसके लिए मैं एक मैप बना रहा हूं और इस मैप को आप ध्यान से समझो। ये
इतना बहुत है, ठीक है, समझ गए होगे भी, दिखाई दे रहा है। हाँ, ये भारत है, इंडिया, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसे आज हम पाकिस्तान कहते हैं। उस समय में ये था सिंध। क्लियर है? तो मतलब आज भारत और पाकिस्तान अलग हो गए, लेकिन उस समय में इसे क्या कहा जाता था? सिंध कहा जाता था। तो अब आप ध्यान से वीडियो देखो, क्या कारण था कि वो इंडिया में आया। सिंध का जो राजा था, सिंध का जो किंग था, वो था दाहिर। सिंध का जो राजा था, सिंध का जो किंग था, वो था दाहिर। क्लियर है? सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा था दाहिर, ठीक है। और सिंध की कैपिटल थी उस समय देवल। कैपिटल थी देवल। एग्जाम में पूछे सिंध की कैपिटल क्या थी, तो सिंध की कैपिटल थी देवल। कभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम देगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आप डीप से हिस्ट्री कर लोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो सिंध की कैपिटल क्या थी? देवल यहाँ की कैपिटल थी। और जो देवल था, देखो इस एरिया में क्या है? इस एरिया में समुंदर है, समुंदर है यानी कि सी है। देवल जो था वो एक पोर्ट सिटी था। पोर्ट सिटी, पोर्ट यानी कि बंदरगाह। क्लियर है? तो ध्यान से सुनना, जो भी शिप उस समय में, जो भी शिप देवल से पास होगा, देवल से गुजरेगा, उसे देना पड़ेगा टैक्स। और ये टैक्स कौन लेता था? ये टैक्स लेता था सिंध का राजा दाहिर। क्लियर सी बात है? दाहिर ने एक रूल बनाया हुआ था कि जो भी शिप है वो मेरे अगर एरिया से गुजरेंगे, देवल पोर्ट से गुजरेंगे, तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बार क्या हुआ, अल हजाज, अभी मैंने आपको बताया है अल हजाज। अल हजाज कौन था? अल हजाज खलीफा है, ठीक है। और कहां पर राज कर रहा है? राज कर रहा है बगदाद पर। आज इसे इराक कहते हैं, इराक की कैपिटल है बगदाद, बगदाद पर राज कर रहे हैं। अब बगदाद इधर ही है। अल हजाज के शिप एक बार यहां से क्रॉस हुए, दाहिर ने टैक्स मांगा, अल हजाज के शिप ने टैक्स नहीं दिया। और जब अल हजाज के शिप ने टैक्स नहीं दिया तो दाहिर ने क्या किया? दाहिर ने अल हजाज के जहाजों को लूट लिया। क्लियर है? दाहिर ने अल हजाज के जहाजों को लूट लिया। अब सीधी सी बात है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, गलत दाहिर भी नहीं है और गलत खलीफा भी नहीं है। खलीफा ने कहा भी मैं टैक्स नहीं देता, वो कहता टैक्स देना पड़ेगा, और उसने टैक्स नहीं दिया, उसने उसके जहाज लूट लिए। अब जब इस बात का पता किसे लगा? अल हजाज को। तो अल हजाज क्या लेना चाहता है? अल हजाज लेना चाहता है बदला। किससे बदला लेना चाहता है? दाहिर से बदला लेना चाहता है। इसलिए अल हजाज बदला लेने के लिए अपने सेनापति को भेजेगा। सेनापति यानी कि जनरल, जिसका क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये कारण था मोहम्मद बिन कासिम का भारत आने का। इस कारण से, इस रीजन से मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था। क्लियर है? अब मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आएगा? 712 एडी में आएगा। और कब तक रहेगा? 714 एडी तक रहेगा। मतलब 2 साल तक ये सिंध में रहेगा। 712 एडी से 714 एडी तक रहेगा। 712 एडी में सिंध पर अटैक किया, यहाँ के राजा दाहिर को हराया, और हराकर सिंध पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम शासक या फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था? तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम था। क्लियर है? क्यों आया, किन कारणों से आया, वो आप सभी को पता लग गया। कब आया? 712 एडी में आया। और किसको हराया? तो आपको ये भी पता लग गया कि दाहिर को हराया और सिंध पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या क्या बनेंगे, ध्यान से नोट करना। यहां से एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि पहला कौन था। अब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में क्या क्या लेकर आया,
ये भी ध्यान से नोट करना। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में क्या क्या लेकर आया, ये आज हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल हम करेंगे महमूद गजनी के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम भारत में लेकर आया जजिया टैक्स। जजिया टैक्स सभी ने सुना होगा, जजिया कर। कौन लेकर आया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सीधा कहा या तो इस्लाम कबूल करो, अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुम पर टैक्स लगाया जाएगा। कौन सा? जजिया टैक्स। तो यहां पर प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जजिया किसने इंट्रोड्यूस किया था? इंडिया में फर्स्ट टाइम जजिया इंट्रोड्यूस करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। इसी के साथ याद रखना जो जजिया था वो नॉन मुस्लिम टैक्स था, नॉन मुस्लिम टैक्स, मतलब ये मुस्लिम्स पर नहीं लगता था। लेकिन यहां पर कुछ क्वेश्चन और ये भी बनते हैं कि मुस्लिम्स के अलावा और किन पर नहीं लगता था। तो याद रखना मुस्लिम के अलावा पंडित पर नहीं लगता था। पंडित यानी कि ब्राह्मण। जे आप पंजाबी च गल करिए तो बामण सुनिया होगा, बामणा ते नहीं लगता सीगा। ठीक है, जो पंजाबी च आप गल करिए तो बामणा ते नहीं लगता सीगा। वैसे ये नॉन मुस्लिम टैक्स था, लेकिन किस पर नहीं लगता था? पंडितों पर नहीं लगता था। और किस पर नहीं लगता था? विडो। विडो यानी कि विधवा, विधवा पर नहीं लगता था। और हैंडीकैप, हैंडीकैप इन पर जजिया नहीं लगता था। पंडितों पर, ब्राह्मणों पर, विडो पर, विधवा पर और हैंडीकैप पर जजिया नहीं लगता था। जजिया कौन लेकर आया था? मोहम्मद बिन कासिम। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि पंडितों पर, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया किसने लगाया था? ठीक है, ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया किसने लगाया? ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी कल आपकी जितनी भी समस्याएं हैं मैं एक कमेंट को रीड करूंगा, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन्हें दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि किस पर पंडितों पर जजिया किसने लगाया? तो पंडितों पर जजिया लगाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, क्लियर है? तो किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या क्या लेकर आया मोहम्मद बिन कासिम? और क्या क्या लेकर आया ये हमने ध्यान से सुना है। मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया भारत में गोल्डन कॉइन। गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के। गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के लेकर आया मोहम्मद बिन कासिम। और इसके सोने के सिक्कों को बोला गया दिरहम। दिरहम, इसके सोने के सिक्कों को बोला गया दिरहम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गोल्डन कॉइन यानी कि सोने के सिक्के लेकर आया, जजिया लेकर आया। इसके अलावा और क्या लेकर आया? अरेबियन हॉर्स। अरेबियन हॉर्स, हिंदी के अंदर अरबी घोड़े। अरबी घोड़े, ठीक है, तो अरबी घोड़े लेकर आया। क्लियर है बच्चों? जजिया टैक्स लेकर आया। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जजिया टैक्स लेकर आया, गोल्डन कॉइन लेकर आया जिन्हें बोला गया दिरहम, अरेबियन हॉर्स लेकर आया जिसे हम बोलेंगे अरबी घोड़े। और मोहम्मद बिन कासिम के साथ भारत में क्या आया? और आया बेटा डेट्स। डेट्स बोले तो खजूर, या आप यूं भी बोल सकते हो खजूर की खेती। ठीक है, तो खजूर की खेती लेकर आया था। कौन लेकर आया? मोहम्मद बिन कासिम। और क्या लेकर आया? कैमल फार्म। कैमल फार्म, ठीक है, यानी कि
ऊंट पालन या कैमल हस्बेंड्री भी बोल सकते हो, ऊंट पालन, ठीक है। ये लेकर आया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम भारत में लेकर आया एटलस, हिंदी में बोलेंगे मानचित्र, ठीक है। तो मानचित्र कौन लेकर आया? मानचित्र लेकर आया मोहम्मद बिन कासिम। सारे पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाना बेटा, एक एक चीज नहीं छोड़ूंगा हिस्ट्री में, कोई मर्जी डाउट हो आपका, ठीक है। कई बार होता है ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मैं आपकी कमेंट पढ़ नहीं पाता, इसलिए ये मत मानना कि सर आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करके जो है वो डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री का कोई डाउट हो, पॉलिटी का कोई डाउट हो, ज्योग्राफी का कोई डाउट हो, जर्नल साइंस का कोई डाउट हो, बायोलॉजी का कोई डाउट हो, करंट अफेयर का कोई डाउट हो, इकोनॉमिक्स का कोई डाउट हो, या पंजाब जीके का कोई डाउट हो, आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय जो है वो आपके जो कमेंट्स पर ध्यान कम होता है और पढ़ाने पर ध्यान ज्यादा होता है। आज जब ये वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद आप ये जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने रिव्यू जरूर देना। एक और चीज, जो आप ऑनलाइन रिव्यू डालते हो बेटा, ये हमारे पास सेव नहीं रह पाते, सुरक्षित नहीं रह पाते, ठीक है। तो जब ये वीडियो मैं मतलब ऑफलाइन हो जाऊं उसके बाद आप ये वीडियो के नीचे कमेंट करना, जब मैं ऑनलाइन ना हूं वो जो कमेंट है वो हमेशा सेव रहते हैं हमारे पास, तो उसके रिव्यू पर मैं अगली क्लास को और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आप सभी को जानता नहीं हूं किस वे में आप पढ़ते हो, किस तरह से, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश है इस बार पटवारी पार, क्लियर है, इस बार पटवारी पार, और जितना आपके पास मौका है, ठीक है। और ये मैं जब तक फ्री हूं, जो भी है आप जितना गेन कर सकते हो गेन कर लो, और अगर आपकी डिमांड रही तो बहुत जल्द ज्योग्राफी, पॉलिटी, उनकी क्लासेस भी मैं शुरू करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। एटलस यानी कि मानचित्र लेकर आया, कौन लेकर आया? मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम क्या लेकर आया? मोहम्मद बिन कासिम एक वर्ड लेकर आया, वर्ड यानी कि शब्द, और इन दिनों में बड़ा यूज हो रहा है वो शब्द, उसको बोला जाता है मॉनसून। मॉनसून जो शब्द है ये ना तो हिंदी का है, ना ये इंग्लिश का है, और ना ये पंजाबी का है, ये अरबी भाषा का शब्द है मॉनसून। जे पंजाबी च आपां गल करिए तां जिन्हों आपां सोन कहने आ, गाना भी बना हुआ सोन दी चढ़ी दी लगी सोन दी चढ़ी, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, मैं भी चढ़ा कोठे तू भी छत पे खड़ी, वही शब्द है ये मॉनसून, ठीक है। तो मॉनसून जो शब्द है ये लेकर आया था मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर राज करने नहीं आया था, वो अपना बदला लेकर और जितना कुछ उससे लूटा गया वो लूटकर यहां से चला गया। इसके बाहर, इस क्लास के बाहर मोहम्मद बिन कासिम का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई मर्जी बुक उठा लेना आप हिस्ट्री की, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया में आकर 2 बुक्स यानी कि 2 बुक्स का ट्रांसलेशन भी किया है, 2 किताबों का ट्रांसलेशन भी किया है। तो वो बुक्स हमें एग्जाम में पूछी जाती है, कौन कौन सी बुक्स का ट्रांसलेशन किया है मोहम्मद बिन कासिम ने। पहली बुक है बेटा चरक संहिता, चरक संहिता, फर्स्ट बुक इज चरक संहिता। चरक संहिता जो बुक है ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। भारत में एंशिएंट इंडिया के अंदर एक राजा हुए थे, और एक और चीज बेटा, ये एंशिएंट इंडिया नहीं पढ़ रहे, एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि एंशिएंट इंडिया इतना नहीं आता पंजाब के पेपरों में, बेटा ये एंशिएंट इंडिया नहीं है जिसने भी कमेंट किया, मेडिवल हिस्ट्री चल रही है, मध्यकालीन भारत चल रहा है, ठीक है। तो जो चरक संहिता है ना, चरक संहिता एंशिएंट हिस्ट्री में एक राजा हुआ था कुषाण, कुषाण का जो डॉक्टर था, जो मॉडर्न लैंग्वेज में समझाऊं, वैद्य जो डॉक्टर था वो कौन था? वो था चरक। उसने आयुर्वेद मेडिसिन के ऊपर एक किताब लिखी थी चरक संहिता, इसको अरबी में ट्रांसलेट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और अरबी में इसका नाम क्या रखा था, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं ये कल की क्लास में बताऊंगा, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपका हिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट है, कि मोहम्मद बिन कासिम ने, क्योंकि चरक संहिता हम अपनी हिंदी में बोलते हैं, इसका अरबी में क्या नाम रखा था। और दूसरी बुक ट्रांसलेट करवाई थी इसने पंचतंत्रा, पंचतंत्रा सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियां,
विक्रम और बेताल, विक्रम विक्रम बेताल बेताल, सुना होगा पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र के राइटर थे विष्णु शर्मा, राइटर है विष्णु शर्मा। गुप्त टाइम पीरियड आप जब पढ़ोगे, गुप्त वंश एंशिएंट हिस्ट्री में गुप्त वंश जब पढ़ोगे तब इसका जिक्र आएगा। इन दो किताबों को ट्रांसलेट किया था अरेबियन में। किसने? तो ध्यान से नोट करना, मोहम्मद बिन कासिम ने। आज के दो क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इस क्लास के जो पीडीएफ आपको कल मिल जाएंगे, आज वाली क्लास के और कल के। ये हमारा मोहम्मद बिन कासिम कंप्लीट हुआ, किन कारणों से आया, क्या रीजन था। अब आपके कुछ भी डाउट है, जो भी है, जब मैं ऑफलाइन हो जाऊं तब आप मेरे को कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। कुछ 2-3 पॉइंट और है वो भी क्लियर कर दूं। बाइबल के बाद दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है पंचतंत्र, आफ्टर बाइबल। बाइबल दुनिया में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा बिकती है और दूसरे नंबर पर बिकती है पंचतंत्र, जिसको अरेबियन भाषा में ट्रांसलेट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये था बेटा मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत की शुरुआत, कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में क्यों आया। तो ये मैंने A to Z चीज क्लियर कर दी, वो क्यों आया, किन किन कारणों से आया, क्या क्या साथ लेकर आया। इसका पीडीएफ आपको कल डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आज के लेक्चर का और कल के लेक्चर का। तो बस आपने यही बताना है कि आज का सेशन आपको क्या लगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि टेक्निकल इश्यूज है, वीडियो साफ नहीं आ रही, तो कल पूरी कोशिश करूंगा कि जो टेक्निकल इशू है वो कंप्लीट किए जाए आपके, ठीक है। आगे बात समझ में। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या कंप्लीट करवाने वाला हूं। हमारी आज की जो क्लास का चैप्टर है वो तो कवर हो चुका है, लेकिन इसके अलावा मैं आपसे 5-7 मिनट या 10 मिनट और लूंगा और इसमें ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या कवर करवाना है, ठीक है। सबसे पहले हम मेडिवल हिस्ट्री में कवर करेंगे अटैक। पहला अटैक आज हमने कवर कर लिया मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम के बाद आएगा महमूद गजनी, और महमूद गजनी के बाद आएगा पृथ्वीराज चौहान। और फिर पृथ्वीराज चौहान में मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊंगा, पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की लव स्टोरी, यानी कि प्रेम कहानी का, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे कि क्या सर उस समय में भी ऐसा होता था? बहुत कुछ होता था, जानते रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अटैक कवर करेंगे। जैसे ही हमारे अटैक कवर होंगे, अटैक कवर होने के बाद हमारी स्टार्ट हो जाएगी मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, कवर हो जाएगी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में क्या होगा, ठीक है, ध्यान से नोट करना। दिल्ली सल्तनत में क्या होगा, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा आएंगे, बहुत सारे वंश आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आएगा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। गुलाम सुना ही होगा, स्लैब जिसको बोलते हो आप लोग, स्लैब गुलाम, जैसे ठीक है पुरुष बीवी का गुलाम होता है, सुना ही होगा, ठीक है। गुलाम वंश, गुलाम वंश को पढ़ेंगे हम, दिल्ली सल्तनत में आएगा। जब हमारे अटैक खत्म हो जाएंगे तो गुलाम वंश सबसे पहले आएगा, स्लैब डायनेस्टी सबसे पहले आएगी, जो चलेगी 1210 से लेकर लगभग 1210 नहीं 1206 से लेकर 1290 तक। इस गुलाम वंश में बहुत सारे राजा आएंगे, जैसे कि मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आएगा, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान आएगी, रजिया सुल्तान के बाद बैराम शाह आएगा, बैराम शाह के बाद बलवन आएगा। तो ये सारे के सारे राजा एक ही वंश में, गुलाम वंश में, आपस में इनकी रिश्तेदारियां, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई बुआ है, कोई फूफा है। तो सबसे पहले तो हमने इनको लिंक को समझना है। जब हिस्ट्री में दो चीज समझ में आ गई ना आपको, एक तो हिस्ट्री में आपको समझ आ गई डेट, और एक समझ में आ गया लिंक। आप चाहे आईएएस का एग्जाम दे लेना, एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्शन, आपका एग्जाम क्लियर है। गुलाम वंश के बाद हम अगले वंश पढ़ेंगे, जैसे कि लोधी वंश आएगा, लोधी वंश के बाद उसमें खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी आएगा, फिर रानी पद्मावती आएगी, और जो किस्से आएंगे, ठीक है। तो ये जो सारे वंश चलेंगे, और लास्ट में इब्राहिम लोधी आएगा, लोधी वंश आएगा। लोधी वंश पर जाकर दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी। मतलब आप यूं कह सकते हो कि कहां से शुरू होगी, गुलाम वंश से दिल्ली सल्तनत शुरू होगी, और खत्म कहां पर होगी, लोधी वंश पर। क्लियर है। और लोधी वंश के बाद जो अगला वंश शुरू होगा वो फिर आएगा मुगल।
फिर कौन आएंगे? मुगल आएंगे। ठीक है, मुगल कब आएंगे? मुगल आएंगे 1526 में। और मुगलों में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा बाबर। ठीक है, किसी को पता है क्या बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था, याद रखना, वैलेंटाइन डे वाले दिन। ये लोग हो गए यार, प्यार की निशानी था बाबर अपने माँ बाप की। तो कौन कहता है कि तारीख याद नहीं होती? 14 तारीख सभी को याद होगी ना। ये लोग बस बाबर याद रखना, बाबर कब हुआ था? 14 फरवरी को। तारीख भी बताऊंगा, डेट भी बताऊंगा। ठीक है, मुगल शुरू होंगे 1526 में और कब तक चलेंगे? 1857 तक। 1857 का विद्रोह होगा मंगल पांडे का। इसी के साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश कर जाओगे, एंटर कर जाओगे। और मुगल, आखिरी मुगल होगा बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर। अब कई बच्चे पूछते हैं सर बहादुर शाह के नाम के पीछे जफर क्यों लगता है? क्योंकि उर्दू का बहुत तगड़ा शायर था बहादुर शाह जफर। इसकी एक उपाधि थी जफर की। ठीक है ना, जफर कहता था कि एक ऐसी फजा चाहिए मुझको, एक ऐसी शाम चाहिए मुझको जिसकी फजा सुहानी हो, एक कोसने में महफिल हो और दूसरी और मस्तानी हो। ठीक है, तो बहुत तगड़ा ये शायर था बहादुर शाह जफर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बाबर से शुरू होगा और बहादुर शाह जफर पर जाकर मुगल वंश का क्या होगा? मुगल वंश का एंड होगा। तो इस तरह से आपको एक एक लेक्चर का क्या मिलेगा? एक एक लेक्चर का एक एक डिटेल करवाऊंगा, डिटेल के साथ उनके मैं आपको क्या दूंगा? पीडीएफ। ठीक है, उनके आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे पीडीएफ। और पीडीएफ में दो होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा और क्या होंगे? एमसीक्यूज भी होंगे। तो आपने क्या करना है? मेरी इन क्लासों को लगाना है। मेरी इन क्लासों को लगाने के बाद मेरे पीडीएफ को रीड करना है, पढ़ना है। मेरे इन पीडीएफ को रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद आपने कोई भी पंजाब के या अदर स्टेट के या एसएससी के या रेलवे के प्रीवियस पेपर लेने हैं और इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आपने जो है वो करके देखने हैं। उनको करके देखना और फिर आपको पता लग पाएगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। सेम इसी तरह से पॉलिटी करवाऊंगा, इसी तरह से ज्योग्राफी, इसी तरह से इकोनॉमिक्स। मतलब A to Z चीज मैं कवर करूंगा। मैं पहले कह दूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलने वाला आदमी नहीं हूं। मैं पूरे का पूरा आपको डीप करवाऊंगा। क्लियर है? तो आज के सेशन में यहीं तक, मिलते हैं कल बहुत जल्द। सभी को सत श्री अकाल।